फिल्म एक प्रयोगशाला में शुरू होती है जहां एक चूहा गलती से एक पिंजरे में फंस जाता है। वहां ये कुछ सूंघता है और जांच करने की कोशिश करता है कि अचानक एक अनदेखी ताकत उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसे खा जाती है। हे ऊपर वाले, क्या वह मोरबियस था? इस बीच हमारा मैन हीरो सेबेस्टियन नाम का एक वैज्ञानिक अपने कंप्यूटर पर एक रासायनिक फार्मूले पर काम कर रहा है, लेकिन दुख की बात है कि उनका रिसर्च विफल हो जाता है। हालांकि जब वह अपने सुंदर पड़ोसी की ओर देखता है तो उसे एक विचार मिलता है और वह सूत्र को फिर से बनाता है, जिससे वह इस बार स्थिर हो जाता है। समाधान के बारे में उत्साहित वह अपने सहकर्मी लिंडा को बुलाता है और उसे अपना सफल रासायनिक सूत्र दिखाता है। वह मजाक में यह भी उल्लेख करता है कि उन्हें जल्द ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए। नहीं, ये बहुत दूर जा रहा है। कॉल को लटकाने के बाद लिंडा एक और आदमी मैथ्यू को जगाती है जो उसी प्रयोगशाला में भी काम करता है। ऐसा लगता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन लिंडा इसे सही समय तक गुप्त रखना चाहती है। अगले दृश्य में वे कपड़े पहनते हैं और भारी सुरक्षा वाली प्रयोगशाला तक पहुंचते हैं, जहां सेबेस्टियन अपने फिंगरप्रिंट और पासवर्ड का उपयोग अंदर प्रवेश करने के लिए करता है। वे ऐसे जानवरों का निरीक्षण करते हैं जो अदृश्य होते हैं और केवल थर्मल इमेजिंग के माध्यम से देखे जा सकते हैं। मैथ्यू इसाबेल नामक एक गोरिल्ला के साथ बातचीत करता है जो स्पष्ट रूप से उत्तेजित प्रतीत होता है। वह अपने थर्मल गॉगल्स पहनता है और उसे शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन अंत में काट लिया जाता है। इसके बाद इसाबेल पिंजरे से बाहर निकलती है और कार्यालय में तबाही मचाती है। सेबेस्टियन और मैथ्यू पूरे प्रयोगशाला में अदृश्य गोरिल्ला का पीछा करते हैं जब तक कि वे उसे घेर नहीं लेते। बिना किसी समय बर्बाद किए सेबेस्टियन तब उसे शांत करता है, लेकिन सारा, एक पशु चिकित्सक, उसे ट्रैंक्विलाइजर को इंजेक्ट करने का विरोध करती है। लेकिन हालांकि सेबेस्टियन अपनी चिंताओं को दूर करता है और बेरहमी से कहता है कि उसे उसकी विशेषज्ञता के लिए काम पर रखा गया था, न कि उसके पशु प्रेमी स्वभाव के लिए। बाद में लिंडा उस सीरम को तैयार करती है जिसे सेबेस्टियन ने अदृश्य जानवरों को फिर से दिखाई देने के लिए विकसित किया है। वह फिर ध्यान से इसाबेल की नसों में इंजेक्ट करती है ताकि टिप्पणियों को अस्थायी रूप से उसे आंशिक रूप से दिखाई दे, लेकिन जल्द ही वह कार्डियक अरेस्ट में चली जाती है। यह सभी कर्मचारियों में दहशत पैदा करता है, जिससे उन्हें गोरिल्ला पर एक डिफाइब्रिलेटर का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सौभाग्य से योजना काम करती है और इसाबेल जीवन में वापस आती है। सीरम भी उसके दिल की धड़कन को स्थिर करता है, जिससे वह पूरी तरह से दिखाई देती है। लैब में हर कोई खुशी से भड़क उठता है और सारा इसाबेल के ठीक होने के बारे में आशावादी है। इसके बाद वे सभी एक रेस्तरां में जश्न मनाने जाते हैं। अगले सप्ताह सेबेस्टियन अपने शोध निष्कर्षों को पेंटागन समिति को प्रस्तुत करता है। उनका कहना है कि उनकी टीम ने सफलतापूर्वक एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जो जानवरों को अदृश्य बना सकता है। हालांकि जब डॉग क्रेमर पूछते हैं कि क्या उन्होंने एक प्रत्यावर्तन विकसित किया है, सेबेस्टियन झूठ बोलता है, यह दावा करते हुए कि उन्होंने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है। यह स्पष्ट रूप से लिंडा और मैथ्यू को आश्चर्यचकित करता है, लेकिन वे अभी के लिए चुप रहने का फैसला करते हैं। क्रेमर तब टीम को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्हें जल्द ही उलट्टा नहीं मिला तो उन्हें बदल दिया जाएगा। बाहर लिंडा सेबेस्टियन से झूठ बोलने का कारण पूछती है और वह बताता है कि यदि उन्होंने अपनी प्रगति की सूचना दी तो पेंटागन पूरी तरह से परियोजना पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने दुनिया को बदलने और संभावित रूप से नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए अनधिकृत मानव परीक्षणों के साथ आगे बढ़ने के अपने विचार का भी खुलासा किया। यह मैथ्यू से संबंधित है क्योंकि वह परिणामों से डरता है, लेकिन सेबेस्टियन उसकी चिंताओं को खारिज कर देता है। बाद में सेबेस्टियन अपनी टीम को जोखिम भरी योजना के बारे में सूचित करता है और सारा विश्वास नहीं कर सकती कि इस तरह के खतरनाक प्रयोग को समिति की मंजूरी मिल गई। हालांकि सेबेस्टियन आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वह घोषणा करता है कि वह प्रयोग का प्रमुख विषय होगा। प्रक्रिया के दिन मैथ्यू सेबेस्टियन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका मजाक उड़ाता है। जल्द ही टीम सेबेस्टियन को प्रयोग के लिए तैयार करती है, उसे एक आईवी से जोड़ती है और उसे बिस्तर पर रोकती है। वह एक उच्च हृदय गति के साथ तनाव महसूस करना स्वीकार करता है क्योंकि वे सीरम को विकिरणित करते हैं और इसे सेबेस्टियन में लाते हैं। वह कुछ गलत होने पर दूसरों को दोष देने से बचने के लिए इसे स्वयं इंजेक्शन लगाने पर जोर देते हैं। इंजेक्शन के बाद हर कोई उत्सुकता से परिणाम देखता है, लेकिन सेबेस्टियन के शरीर में तत्काल कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन कुछ मिनटों के बाद वह अचानक से ऐंठन शुरू कर देता है क्योंकि उसकी त्वचा पर अदृश्यता के धब्बे दिखाई देते हैं। वह अपेक्षा से अधिक दर्द व्यक्त करता है और उसके महत्वपूर्ण संकेत अनिश्चित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि वह एक जब्ती के कगार पर है या शायद वह उड़ने वाला है। निरंतर अदृश्यता प्रक्रिया के साथ शेष सदस्य किसी भी आपात स्थिति के लिए डिफिब्रिलेटर तैयार करते हैं। मैथ्यू उन्हें प्रतीक्षा करने की सलाह देता है क्योंकि वे परिवर्तन के दौरान सेबेस्टियन को स्थिर होते हुए देखते हैं। अंत में वह पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है और फ्रैंक नाम का एक तकनीशियन उस क्षण को बुलाता है जब चरण परिवर्तन होता है। हालांकि मैथ्यू ने उन्हें आश्वस्त किया कि सेबेस्टियन शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन दर्दनाक अनुभव के कारण वह बेहोश है। 17 घंटे बाद सेबेस्टियन दर्द से जाग उठा और उसने लिंडा और मैथ्यू से लाइट बंद करने के लिए कहा क्योंकि उसे अपनी आंखें खोलने में समस्या हो रही थी। हालांकि वे बताते हैं कि वह अपनी पारदर्शी सुराखों को बंद नहीं कर सकता। सेबेस्टियन फिर दर्पण के पास जाता है और प्रयोगशाला क्षेत्र में लौटता है, जहां वह सभी को चौंका देता है। वे उसे देखने के लिए थर्मल चश्मे का उपयोग करते हैं और मैथ्यू और लिंडा अवलोकन मॉनिटर स्थापित करके उसे वापस उसके कमरे में ले जाते हैं। बाद में सारा अपनी शिफ्ट के दौरान सो जाती है और सेबेस्टियन उसे छूने के लिए अवलोकन कक्ष में घुस जाता है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। जब वह उठती है तो वह बिस्तर पर होने का नाटक करता है। सारा ने लिंडा के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया, जो अनिश्चित है कि क्या यह वास्तव में हुआ था। बाद में मैथ्यू सेबेस्टियन से इस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन सारा ऐसा न करने की सलाह देती है। मेडिकल जांच के दौरान सेबेस्टियन सारा को असहज करना जारी रखता है
टीम रात में भी एक अदृश्य आदमी के रूप में सेबेस्टियन के व्यवहार के बारे में अपनी चिंताओं पर चर्चा करती है। लिंडा की शिफ्ट के दौरान सेबेस्टियन उसके साथ खिलवाड़ करता है और अनुचित प्रगति करता है, जिसे वह अस्वीकार कर देती है। अगले दिन टीम सेबेस्टियन का सामना करने के लिए सीरम का उपयोग करने का प्रयास करती है। उसका शरीर दम घुटने लगता है और उसके अंग अनियमित रूप से प्रकट और गायब हो जाते हैं। वे उसे स्थिर करने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन उसकी स्थिति को समिति से गुप्त रखने का निर्णय लेते हैं क्योंकि वह कुछ समय के लिए अदृश्य रहेगा। वे उसके लिए एक सिंथेटिक मुखौटा बनाते हैं जिसमें उसकी आंखों और मुंह के लिए छेद होते हैं। सेबेस्टियन खुद को मास्क के साथ दर्पण में देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वह अगले दृश्य में स्लिप नॉट से जुड़ने जाता है। लिंडा और मैथ्यू घर से रिवर्सन सीरम फॉर्मूला पर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे समझने में संघर्ष करते हैं। मैथ्यू स्वीकार करता है कि वह सेबेस्टियन जितना प्रतिभाशाली नहीं है जो तुरंत सही निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, सिवाय इसके कि जब यौन उत्पीड़न की बात आती है तो आसानी से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लगातार परीक्षण के कारण सेबेस्टियन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हो गया। वह इस बारे में मैथ्यू से बहस करता है, लेकिन लिंडा उसे सांत्वना देती है। अपने प्रयासों से असंतुष्ट महसूस करते हुए सेबेस्टियन ने प्रयोगशाला छोड़ने का फैसला किया। उस रात वह अपने सहयोगी कार्टर को सूचित करता है, लेकिन वह नियमों के कारण उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि सेबेस्टियन ने जोर देकर कहा कि वह नियम बदल सकता है क्योंकि वह ही प्रभारी है। फिर वह कुछ घंटों में लौटने का वादा करते हुए परिसर से निकल जाता है। इसके बाद कार्टर ने लिंडा को फोन करके सेबेस्टियन के चले जाने की जानकारी दी। इस बीच सेबेस्टियन परिसर के बाहर पुलिस गार्ड को चकमा देकर निकल जाता है। ट्रैफिक लाइट पर वह पास के कुछ बच्चों को डराता है। इसके बाद सेबेस्टियन अपना कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो वह अपने खूबसूरत पड़ोसी को उसके अपार्टमेंट में कपड़े उतारते हुए देखता है। यह महसूस करते हुए कि वह पूरी तरह से अदृश्य है, सेबेस्टियन के दिमाग में एक बुरा विचार आता है। वह अपना मुखौटा हटाता है और पड़ोसी के अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। फिर वह उसे अनुचित तरीके से हमला करने से पहले कुछ देर तक घूरता रहता है। कुछ क्षण बाद लिंडा सेबेस्टियन के अपार्टमेंट में पहुंचती है, उसका मुखौटा ढूंढती है और उसे पता चलता है कि वह वहां था। प्रयोगशाला में टीम उसकी स्थिति को बाहरी दुनिया से गुप्त रखने की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए उसे ढूंढने की तैयारी करती है। अप्रत्याशित रूप से सेबेस्टियन लैब में लौटता है और दावा करता है कि वह केवल कुछ चीजें लेने के लिए अपने अपार्टमेंट में गया था। लिंडा ने जो देखा उसके बारे में उससे बात की और मैथ्यू ने सार्वजनिक रूप से बाहर जाने के उसके फैसले पर सवाल उठाया। जवाब में सेबेस्टियन ने प्रोजेक्ट लीडर के रूप में अपने अधिकार का दावा किया और अपने कार्यों का बचाव किया। जब वह आक्रामक होने लगता है तो लिंडा उसे समिति में रिपोर्ट करने की धमकी देती है। यदि वह अगले दिन फिर से प्रयोगशाला छोड़ देता है तो मैथ्यू सोचता है कि उसे एक समाधान मिल गया है और वह टीम को समझाता है। हालांकि सिमुलेशन 85% पर टूट जाता है। इससे सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है और वह कमरे से बाहर निकल जाता है। बाद में वह सुरक्षा कैमरे से छेड़छाड़ करता है ताकि ऐसा लगे कि वह लैब में है। फिर वह लिंडा की जासूसी करने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उसी समय मैथ्यू वहां पहुंच जाता है। सेबेस्टियन जो कुछ देखता है उससे क्रोधित हो जाता है, इसलिए वह खिड़की तोड़ देता है। लिंडा को तुरंत संदेह हुआ कि यह सेबेस्टियन है, इसलिए वह कैमरों की जांच के लिए लैब को बुलाती है। हालांकि कैमरे से पता चलता है कि वह अभी भी अपने बिस्तर पर है। इस बीच एक विक्षिप्त सेबेस्टियन लैब में आता है और एक कुत्ते को बेरहमी से मार देता है। अगले दिन जब सारा उन्हें भोजन देने के लिए पशु विभाग में प्रवेश करती है तो वह मृत कुत्ते को देखती है और सेबेस्टियन से भिड़ जाती है। हालांकि वह लापरवाही से किसी भी संलिप्तता से इनकार करते हैं। सुरक्षा कैमरा भी उसे पूरी रात बिस्तर पर दिखाता है, लेकिन लिंडा को यकीन है कि सेबेस्टियन ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। फिर वह सभी को लैब में बुलाती है और वे सामूहिक रूप से अपने वरिष्ठों को स्थिति के बारे में सूचित करने का निर्णय लेते हैं। उनसे अनभिज्ञ सेबेस्टियन बाहर खड़ा है और उनकी योजना के बारे में सुन रहा है। दृश्य लिंडा और मैथ्यू वरिष्ठ डॉ क्रेमर के घर पहुंचते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। उत्तरार्ध अनधिकृत प्रयोगों पर क्रोधित हो जाता है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए आवश्यक लोगों को बुलाने के लिए सहमत होता है। उनसे अनभिज्ञ एक अदृश्य सेबेस्टियन बाहर से सब कुछ देख रहा है। लिंडा और मैथ्यू के जाने के बाद डॉ क्रेमर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन लाइन बंद हो जाती है। फिर कहीं से सेबेस्टियन प्रकट होता है, क्रेमर को पूल में खींचता है और बेरहमी से उसे पानी में डुबो देता है। अगले दिन जब लिंडा लैब में लौटी तो सेबेस्टियन ने उसे यह कहकर चौंका दिया कि यह एक व्यस्त दिन होगा। मैथ्यू ने खुलासा किया कि वह सुबह 3 बजे वापस आया और तब से प्रयोगशालाओं में घूम रहा है। कुछ ही समय बाद दोनों को पता चला कि क्रेमर कल रात रहस्यमय तरीके से अपने पूल में डूब गया। हैरान होकर लिंडा जनरल को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइन बंद हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। जल्द ही समूह को पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उनकी पहुंच हटा दी है, जिससे वे प्रयोगशाला में फंस गए हैं। सेबेस्टियन की खोज करते समय वे दरवाजे के बाहर एक तकनीशियन का शव देखकर भयभीत हो जाते हैं। जैसे ही समूह घबराने लगता है, एक अदृश्य सेबेस्टियन उनका सामना करता है और कहता है, मैं इस शक्ति का आनंद लेता हूँ। हालांकि लिंडा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वह मोशन डिटेक्टरों को चालू करती है और सेबेस्टियन को मॉनिटर पर देखती है। मैथ्यू और कार्टर उसे ढूंढने जाते हैं, जबकि बाकी लोग निगरानी करते रहते हैं। हालांकि सेबेस्टियन ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और मैथ्यू ने गलती से एक पाइप को गोली मार दी, जिससे वाष्प के कारण सेबेस्टियन दिखाई देने लगा। एक तीव्र विवाद शुरू हो जाता है, जो बेचारे कार्टर के घातक रूप से घायल होने के साथ समाप्त होता है। इसके बाद सेबेस्टियन भाग जाता है और मैथ्यू को सुरंग में बंद कर देता है। वह मैथ्यू के पक्ष में रहता है, तापमान बढ़ाकर और चश्मे को बेकार करके खुद को अदृश्य बना लेता है। चश्मा कुछ नहीं करता,
जब वह मिलने लगता है, लिंडा मैथ्यू की मदद करने के लिए बाहर जाती है और बाकी लोग कार्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद सारा और फ्रैंक कार्टर को ढूंढते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उसके घावों से बहुत सारा खून बह चुका है। सारा रक्त चढ़ाने के लिए रक्त लेने जाती है, जबकि फ्रैंक कार्टर के साथ रहता है। दुर्भाग्य से जब वह प्रयोगशाला से रक्त के पैकेट ले रही थी, उसने सेबेस्टियन को कमरे में प्रवेश करते हुए सुना। तुरंत कार्रवाई करते हुए वह फर्श पर खून छिड़कती है और इंतजार करती है, उम्मीद करती है कि इससे वह दिखाई दे सकता है। हालांकि वह दिखाई नहीं देता है। जैसे ही वह दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ती है, वह उसे आश्चर्यचकित कर देता है और दूसरी तरफ से उसे पकड़ लेता है। सारा ने उस पर आखिरी बचा हुआ पैक उड़ेल दिया, लेकिन उसने उस पर कब्जा कर लिया और बेरहमी से उसे मार डाला। दूसरी ओर लिंडा और मैथ्यू फ्रैंक को वैसे ही ढूंढते हैं जैसे कार्टर की अत्यधिक रक्त हानि के कारण मृत्यु हो जाती है। साथ में वे सारा की तलाश में प्रयोगशाला में लौटते हैं, लेकिन वहां उसका मृत शरीर मिलता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही फ्रैंक का ध्यान भटकता है, सेबेस्टियन उसके पीछे चुपचाप आता है और उसे धातु के क्रॉबार से मार देता है। वह इससे मैथ्यू को भी घायल कर देता है और उसे और लिंडा दोनों को फ्रीजर में बंद कर देता है। घबराकर लिंडा डक्ट टेप का उपयोग करके मैथ्यू के घाव को बंद करने में सफल हो जाती है। फिर वह फ्रीजर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। इस बीच सेबेस्टियन प्रयोगशाला को उड़ाने के लिए सामग्री इकट्ठा करके भागने की तैयारी करता है। वह इसका परीक्षण करने के लिए एक मिश्रण मिलाता है और उसे ग्रेनेड की तरफ फेंकता है। कुछ समय बाद लिंडा डिफाइब्रिलेटर के साथ एक चुंबक बनाती है, जो अंततः उसे लीवर खींचकर दरवाजा खोलने की अनुमति देती है। वह मैथ्यू को बाहर निकालती है और उसे गर्म करने के लिए आग जलाती है। फिर वह एक फ्लेमथ्रोवर पकड़ लेती है और सेबेस्टियन को खोजना शुरू कर देती है। दूसरी ओर सेबेस्टियन मिश्रण का उपयोग करके एक बम बनाता है, जिससे वह 5 मिनट में फट जाता है। हालांकि निराश होकर जब वह लिफ्ट में भागने की कोशिश करता है, तो लिंडा उसे पकड़ लेती है और उसे आग लगा देती है। सेबेस्टियन के भागते ही केविन का बेकन भुन गया। लिंडा स्प्रिंकलर प्रणाली को सक्रिय करती है। उसे उम्मीद है कि इस बार वह उसे आसानी से आते हुए देख सकेगी, लेकिन दुख की बात है कि सेबेस्टियन ने फिर से उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। वह शातिर रूप से उस पर हमला करता है और उसे अपने पैर से चोक करने का प्रयास करता है, लेकिन मैथ्यू समय के निक में आता है और सेबेस्टियन के गड्ढे को बाहर निकालता है। दुष्ट आदमी तुरंत वापस आता है और दोनों पर अपना क्रॉबर घुमाने का प्रयास करता है। हालांकि वह पूरी तरह से चूक जाता है और विद्युत ग्रिड से टकरा जाता है। परिणाम स्वरूप उसे भूनकर गूदा बना लिया जाता है, पैन में तला जाता है। यह मानते हुए कि सेबेस्टियन की मृत्यु हो गई है, लिंडा और मैथ्यू छिपे हुए बम की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन उसे ढूंढने में असफल रहते हैं। जल्द ही बम में विस्फोट हो जाता है, लेकिन वे एक सुरक्षित स्थान पर छिपने में सफल हो जाते हैं। फिर दोनों बाईं ओर से एक आपातकालीन सीढ़ी का उपयोग करके इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे चढ़ना शुरू करते हैं तो सेबेस्टियन अप्रत्याशित रूप से आता है और लिंडा को उसके पैर से पकड़ लेता है। अपने संघर्ष में वे लिफ्ट पर वापस गिर जाते हैं, जिससे वह वापस नीचे गिर जाती है। गंभीर चोटों के बावजूद वे लड़ते रहते हैं। जब अचानक विकृत सेबेस्टियन चुंबन करता है, तो इस व्याकुलता का फायदा उठाते हुए लिंडा केबल पकड़ लेती है और लिफ्ट को छोड़ देती है। इस वजह से सेबेस्टियन 4 ग्रिल्ड बेकन आग में गिर जाता है, जबकि लिंडा सुरक्षा के लिए ऊपर चढ़ जाती है। फिल्म लिंडा और मैथ्यू के पुनर्मिलन और इमारत से जीवित बाहर निकलने के साथ समाप्त होती है।